टॉपिक डाल दें आप लोग, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। नाम से ही क्लियर है कि कैसा मोशन है ये। सर्कुलर मोशन है, मतलब कि ऑब्जेक्ट जिस पाथ में घूम रहा है वो सर्कुलर है। और यूनिफॉर्म का मतलब आप जानते हो कि बॉडी चलते हुए अपनी स्पीड नहीं बदल रही, राइट ना। एग्जाम्पल, इस पंखे का मोशन, ये जो घूम रहा है, क्या ये यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है? बहुत बढ़िया। और एग्जाम्पल, वॉच में घूमती हुई सुइयाँ, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है? बिल्कुल है। अर्थ का मोशन अराउंड द सन, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है। इलेक्ट्रॉन का मोशन अराउंड द न्यूक्लियस, चलेगा? बहुत अच्छे। तो अगर लिखना चाहते हो तो लिख लो आप, क्या यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। इफ एन ऑब्जेक्ट इज मूविंग इन अ सर्कुलर पाथ विद कांस्टेंट स्पीड, देन द मोशन ऑफ द ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। अब इसमें आपको पहला टॉपिक डाल दो, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, देखो जब कोई बॉडी सर्कुलर मोशन में होती है ना, तो लीनियर डिस्प्लेसमेंट का जो कंसेप्ट है वो फीका पड़ जाता है थोड़ा सा। रीज़न क्या है? ऐसा नहीं है कि जैसे मान लो ये पेन का ढक्कन है, अगर ये बॉडी घूम रही है, सही बात है, तो ये डिस्प्लेसमेंट तो कवर कर रहा है, मतलब ये मूव कर रहा है, डिस्टेंस तो कवर कर रहा है। पर अगर कोई बॉडी रिवॉल्व कर रही है तो आपको पता ही है कि उसी सिस्टम की अलग अलग पार्टिकल, जैसे इसी ढक्कन के अलग अलग पार्टिकल्स की वेलोसिटी अलग अलग होगी, सही बात है, बिकॉज सेम टाइम के अंदर इनकी जो डिस्टेंस कवरिंग है वो अलग अलग है। तो लीनियर वेलोसिटी इसलिए यहाँ पर उतनी सिग्निफिकेंट मीनिंग नहीं रखती, राइट ना। तो हमें ऐसा कुछ पढ़ना है जिससे हम कैसे बताएंगे कि क्या कितना फास्ट है मोशन। जैसे अगर कोई बॉडी घूम रही है, सर्कुलर मोशन में है, आप कैसे बताओगे कि वो कितनी फास्ट है या कितनी स्लो है? तो आप बोलोगे हम डिस्टेंस अपॉन टाइम करेंगे, पर सेम बॉडी के पार्टिकल अलग अलग डिस्टेंस, अलग अलग मतलब अलग अलग डिस्टेंस सेम टाइम में कवर कर रहे हैं, सही बात है ना। तो यहाँ पे फास्ट और स्लो इसकी मेजरमेंट के लिए फिर लीनियर डिस्प्लेसमेंट ना कह के एंगुलर डिस्प्लेसमेंट एक कंसेप्ट आता है कि पार्टिकल कितना ही पास हो या कितना ही दूर हो, किसी टी टाइम में उनकी एंगुलर डिस्प्लेसमेंट तो सेम ही होने वाला है। मतलब जो रेडियस वेक्टर की स्वैपिंग है वो तो सेम ही होने वाली है। नहीं आई बात समझ में? अरे बोलो। जैसे कैसे, ये है सेंटर, यहाँ पर एक रॉड लगा रखी है, रॉड से रस्सी बांध के, कमर पे रस्सी बांध के इस मित्र को लटका रखा है, फिर थोड़ी दूर एक और रस्सी बांध के, अभी वीडियो इसके तो गले पे बांध दी हमने थोड़ी दिक्कत हो गई, कोई बात नहीं। और अब ये घूम रहे हैं। तो अब आप मुझे ये बताओ, आपको पता है सेंट्रीपिटल और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के बारे में जानते हैं ना? जब ये रॉड घूमेगी इसके अलोंग तो ये दोनों बॉडीज सर्कुलर मोशन में होंगी, सही बात है। इन दोनों में से वेलोसिटी ज्यादा किसके पास होगी? सही बात है, बहुत अच्छे। लेकिन ये घूमने का रेट तो सेम ही है इसका। तो ऐसी कौन सी फिजिकल क्वांटिटी है जो सेम रेट से चल रही है? मतलब यहाँ पर फास्ट और स्लो को किस तरह से डिफाइन करें? तो हमने कहा जब ये किसी टी टाइम में यहाँ पर आ जाएंगे तो जितना, अगर इसके सर्कुलर पाथ को कंसीडर करो आप और इसके सर्कुलर पाथ को कंसीडर करो आप, तो ये इसका रेडियस वेक्टर है और ये इसका रेडियस वेक्टर है। दोनों की एंगुलर स्वैपिंग तो सेम ही है ना, दोनों ने टी टाइम में थीटा एंगल तो सेम ही कवर किया है। इसलिए बात यहाँ पर लीनियर डिस्प्लेसमेंट की ना करके एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की करते हैं हम, ठीक है। पर दूसरी बात क्या आपको ध्यान रखनी है कि एंगल जो होगा वो डिग्री में नहीं, रेडियन में लेना है, सही बात है। बहुत अच्छे, अद्भुत हैं आप लोग। तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट डिफाइन तो क्या ही करोगे, यूनिट लिख लो बस इसकी, रेडियन। और अगर डिफाइन करना चाहते हो तो बस ये लिख सकते हो, रेडियस वेक्टर स्वेप्ट आउट पर यूनिट टाइम, राइट ना।
इन दोनों में से बाहर की तरफ लगने वाला फोर्स ज्यादा किस पे लगेगा? दोनों पे सेम लगेगा। जब ये रॉड घूमेगी तो इन पे बाहर की तरफ एक फोर्स लगेगा ना, लगता है। वो देखा है जी, एक झूला होता है जिसमें बड़ी सी डिस्क लगी होती है ऊपर गोल सी, तो बड़ी सी गोल सी डिस्क होती है और डिस्क के ना यहाँ पर ऐसे रस्सियाँ लटकी होती है, उन पे घोड़े बंधे होते हैं, बच्चों को उस पर बिठा देते हैं, फिर नचाते हैं उसे, है ना। तो वो घोड़े जो हैं वो बाहर की तरफ घूमते हैं थोड़ा निकल के, मतलब वो ऐसे ना घूम के ऐसे चल रहे होते हैं। सही बात है ना। तो मतलब कोई तो है जो उन्हें सर्कुलर पाथ से अवे धकेल रहा है, वही तो है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। सही बात है। हाँ, तो वही वो फोर्स इस पे ज्यादा लगेगा। रीजन वो डायमेंशन में हमने पढ़ा था एक फोर्स mv²/r करके भी तो निकलता है, अभी निकालेंगे भी इसे। सही है। तो ये किस पे डिपेंड कर रहा है? लीनियर वेलोसिटी पे कर रहा है, और लीनियर वेलोसिटी ज्यादा किसकी होने वाली है? और लीनियर वेलोसिटी के स्क्वायर पे कर रहा है। जैसे आप ये कह सकते हो कि r बढ़ाने पे तो ये फोर्स कम हो जाना चाहिए क्योंकि इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। सही बात है, इस पे इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, पर वेलोसिटी के स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। जैसे r आप डबल करोगे तो फोर्स हाफ हो जाएगा, लेकिन v आप डबल करोगे तो फोर्स 4 टाइम हो जाएगा। तो इम्पैक्ट बड़ा किसका आ रहा है? v का आ रहा है ना। समझ रहे हैं? अद्भुत हैं आप लोग। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक डाल दो, एंगुलर वेलोसिटी। अब वैसे ही चलेगा जैसे ट्रांसलेशन में चल रहा था। एंगुलर वेलोसिटी, इसका सिंबल लिख लेना ओमेगा, and it is defined as the rate of change of angular displacement theta upon t। जो मैंने बताया, देखो मैं ये कह रहा हूं कि मैं, देखो फोर्स का फॉर्मूला क्या है? mv²/r। ठीक है, इसमें से एक फैक्टर ऐसा है जो ये कहता है कि आप एक्सेस ऑफ रोटेशन से जितना दूर जाओगे फोर्स उतना कम होगा। एक फैक्टर है वो ऐसा है, वो कह रहा है कि आप एक्सेस ऑफ रोटेशन से जितना दूर जाओगे फोर्स उतना ज़्यादा होगा। नहीं आई बात समझ में? जैसे कि r है, r के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, राइट। तो r बढ़ाने पे फोर्स कम होना चाहिए, पर r जितना बढ़ेगा उतना v बढ़ जाएगा। ये भी तो एक फैक्ट है। और v बढ़ाने से फोर्स बढ़ना चाहिए। तो ये कह रहा है कि कम होना चाहिए, ये कह रहा है बढ़ना चाहिए, तो ओवरऑल होगा क्या? तो हम देखेंगे इम्पैक्ट बड़ा किसका है, मतलब इस फॉर्मूले में डोमिनेट कौन कर रहा है, राइट है। तो हम दोनों को ही डबल करके देख लेते हैं। तो m v की जगह लिख दो 2v का स्क्वायर डबल कर दिया और इसे कर दिया 2r। समझ रहे हो? तो हो जाएगा 4mv² अपॉन में 2r, इससे कैंसिल हो गया, मतलब 2 टाइम्स ऑफ प्रीवियस फोर्स। mv²/r था ना प्रीवियस, तो हमने दोनों को डबल किया, बढ़ाने वाले फैक्टर को भी डबल किया, कम करने वाले फैक्टर को भी डबल किया, स्टिल फोर्स बढ़ गया, मतलब डोमिनेट तो यही कर रहा है ना। सही बात है। ओके ओके। एंगुलर वेलोसिटी, सिंबल ओमेगा। असीम ज्ञान, वेरी गुड। लिख लिया आपने रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, फॉर्मूला थीटा अपॉन टी। अब अगर एक साइकिल पूरा हो गया है घूमते हुए, बॉडी ने यहां से घूमना चालू किया और वापस यहीं पर घूम के आ गया, तो एंगल कितना हो गया? 2 पाई हो गया, राइट है, रेडियन में। और टाइम कितना? कैपिटल टी कहेंगे इसे। ये हो जाएगा टाइम पीरियड। क्या टाइम पीरियड का मतलब है कि अपना एक रिवॉल्यूशन कंप्लीट करने में जितना टाइम लगता है। तो 2π/t भी एक फॉर्मूला है, इजी। और हाँ 2πn/t भी एक फॉर्मूला है। यहाँ पे n क्या हो जाएगा? नंबर ऑफ रोटेशन, कितने रोटेशन कंप्लीट हो रहे हैं। बहुत अच्छे, क्योंकि एक अगर n की वैल्यू 1 रखोगे तो एंगल 2π, 2 रखोगे तो 4π, राइट है। तो ये क्या है? नंबर ऑफ, हाँ, रिवॉल्यूशन। सही है, बहुत अच्छे। एंड नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन पर यूनिट टाइम, इसी को फ्रीक्वेंसी बोलोगे आप। तो 2πf हो गया एक फॉर्मूला, राइट है।
इंस्टेंटेनियस ओमेगा निकालने के लिए डी थीटा बाई डी टी, सही है। वंश जी फ्रीक्वेंसी की यूनिट बताओ जल्दी से, फ्रीक्वेंसी की यूनिट क्या है? ऑप्शन सुन लो, डिग्री सेल्सियस, मीटर, जूल या वोल्ट। पता नहीं, ऑप्शन देने के बाद भी पता नहीं, बताओ। आप बताओ रमा। हर्ट्ज, तो ऑप्शन में ही नहीं था। राइट आंसर हर्ट्ज। हर्ट्ज या फिर पर सेकंड बोल देते, कमाल है। हाँ, अब इसकी यूनिट है ही ऐसी, पहचान आइडेंटिफाई बच्चा बहुत इजीली कर लेगा, तो इसलिए हमने ऑप्शन से चालाकी ये लिख लिए सारे, बहुत अच्छे। तो ऐसा करो, मिनट हैंड जो होती है घड़ी में लगी होती है, उसकी एंगुलर वेलोसिटी निकाल के बताओ कितनी आएगी, फास्ट। नेक्स्ट इज एंगुलर एक्सेलरेशन, टॉपिक डाल दें, सिंबल लिख दें अल्फा। एंगुलर एक्सेलरेशन, एंगुलर एक्सेलरेशन। क्या एंगुलर एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का टॉपिक है? अरे बोलो, है? पकड़ में आ गई बात? क्यों, अगर मोशन यूनिफॉर्म है तो काय का एक्सेलरेशन? एक्सेलरेशन इज रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, और एंगुलर एक्सेलरेशन होगा तो रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी, और एंगुलर वेलोसिटी तो हमने कांस्टेंट कर रखी है, सही बात नहीं है? सिंबल क्या लिखा? बहुत अच्छे, अद्भुत। तो फॉर्मूला लिख लेना इसका, ओमेगा अपॉन टी, और इंस्टेंटेनियस निकालना है तो डी ओमेगा बाई डी टी लिख दो, ये भी चलेगा। डी, हाँ बहुत अच्छे, डी बाई डी, ओमेगा की जगह फिर से रख सकते हो आप क्या, डी थीटा बाई डी टी, राइट है? तो मतलब डबल डिफरेंशिएशन, डबल डिफरेंशिएशन ऑफ। अच्छा, एक बार एक बच्चे की नोटबुक चेक कर रहा था मैं, तो वो क्या करता है, यहाँ तक स्टेप उसका सही था, इस स्टेप में डी स्क्वायर लिखा, थीटा लिखा, यहाँ पे लिख रहा है डी स्क्वायर टी स्क्वायर। उसने कहा सर डी भी 2 बार है, टी भी 2 बार है, तो डी पे भी स्क्वायर लगाएंगे, टी पे भी स्क्वायर लगाएंगे। आपने यहाँ पर भी तो डी पे स्क्वायर किया है, सही बात नहीं है? गलत बात है भाई, मीनिंग समझो ना आप। जब आप लिखते हैं कि डी बाई डी टी ऑफ समथिंग एक्स, तो इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स विद रिस्पेक्ट टू डी टी। ये डी टी एक टर्म है, यहाँ पर डी और एक्स अलग अलग हैं, लेकिन यहाँ पर डी टी साथ में एक मीनिंग दे रहे हैं। नहीं आई बात समझ में? ये कह रहे हो आप डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स विद रिस्पेक्ट टू टाइम का एक एलिमेंट छोटा सा, अगर यहाँ इतनी वैल्यू है टाइम की, तो हम एक छोटा सा एलिमेंट इसको डी टी कह रहे हैं। ये डी टी पूरा मतलब पूरा साथ में एक मतलब दे रहा है, सही बात है? तो ये पूरा डी टी का स्क्वायर है, जैसे डी स्क्वायर टी स्क्वायर अलग अलग नहीं करना, समझ गए? इधर इधर ध्यान, इधर, ठीक है? दिवाली आ रही है, कुछ जानवर तो ऐसी हरकतें करेंगे ही। डन, ये लिख लो, इसकी यूनिट लिख लेना, रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, ठीक है, लिख लो, लिखो रिलेशन बिटवीन लीनियर एंड एंगुलर वेलोसिटी। आ गया खुश, अब जा। और जिस हालत में आया है ना ये हैप्पी दिवाली। रिलेशन बिटवीन लीनियर एंड एंगुलर वेलोसिटी, राइट ना? देखो लीनियर और एंगुलर वेलोसिटी में रिलेशन निकालना बहुत आसान है, पूछो क्यों?
क्योंकि लीनियर और एंगुलर डिस्प्लेसमेंट में रिलेशन आपको पहले से पता है। अब सोच रहे हैं कहाँ पता है, हमें तो पता ही नहीं है। पता है, बहुत बढ़िया अगर पता है तो अगर कोई बॉडी देख रहे हो आप सर्कुलर मोशन में घूम रही है, दिख नहीं रहा वैसे ढंग से, फिर से बनाते हैं। ठीक है ना, ये पता है आपको माइनर आर्क है, ये रेडियस है और ये एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है। इस थीटा एल और आर में रिलेशन नहीं पता आपको? पता है, आपने पढ़ रखा है। थीटा इज इक्वल्स टू एल अपॉन आर। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट जो है वो आर्क अपॉन रेडियस है, पर ध्यान क्या रखना है, थीटा, बहुत अच्छे, मस्ट बी इन, अद्भुत। नहीं, इसका इंतजाम मैं बताता हूँ क्या है। थीटा इज इक्वल्स टू एल अपॉन आर, ये फॉर्मूला सही है। देखो अगर मान लो बॉडी घूम कर इस पोजीशन से चलना शुरू करती है और घूम के वापस इसी पोजीशन पे आ जाती है, तो एंगल कितना हो गया? रेडियन, रेडियन 2 पाई एल और आर, आर को उधर मल्टीप्लाई करो, कह रहा है जो आर्क होगी वो 2 पाई आर हो जाएगी। हमें पता है 2 पाई आर होती है, घूम के वापस आएगा तो सही बात है, तो कोई दिक्कत नहीं है। तो ये क्या मैं कह सकता हूं कि ये एंगुलर डिस्प्लेसमेंट और लीनियर इसमें ही रिलेशन है ना? बहुत अच्छे। तो इसी फॉर्मूले का यूज करके हम लिख सकते हैं एज वी नो दैट, क्या जानते हो कि L इज इक्वल्स टू थीटा आर, दोनों तरफ टाइम से डिवाइड करो तो रिजल्ट मिल गया। तो ऑन डिवाइडिंग बाय टाइम टू बोथ साइड, ठीक है। तो L अपॉन टी, थीटा अपॉन टी आर, ये है V, ये है ओमेगा, V इज इक्वल्स टू ओमेगा आर। लाइट की स्पीड से लिख लो रिलेशन बिटवीन लीनियर एंड एंगुलर एक्सेलरेशन, बहुत आसान, ये तो आप खुद ही निकाल सकते हो। अगेन अभी अभी हमने निकाला, एज वी नो दैट करके लिख लो, v इज इक्वल्स टू ओमेगा आर। अगेन ऑन डिवाइडिंग बाय टाइम टू द बोथ साइड, दोनों तरफ फिर से टाइम से डिवाइड कर दें, v बाई टी ओमेगा अपॉन टी, एंड दिस इज r a अल्फा r, a इज इक्वल्स टू r अल्फा। इजी, इसकी यूनिट रेडियन पर, अरे इसकी क्या यूनिट, इसकी यूनिट रेडियन पर सेकेंड्स का, ये तो रिलेशन है, ठीक है। लिख लो, शुरू करते हैं। टॉपिक डाल दो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन को हम लोग रेडियल एक्सेलरेशन भी बोलते हैं, क्योंकि ये हमेशा रेडियस के अलोंग लगता है, या फिर कह लो टुवर्ड्स द सेंटर लगता है, केंद्र की तरफ लगता है। सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। तो अब एक सवाल का जवाब दो, क्या स्पीड का चेंज होना एक्सेलरेशन है? क्या स्पीड का चेंज ना होना एक्सेलरेशन है? मतलब अगर कहीं स्पीड नहीं बदल रही तो भी क्या पॉसिबल है कि बॉडी एक्सेलरेट हो रही हो? बॉडी 20 मीटर पर सेकेंड से लगातार चल रही है, ये उसकी स्पीड है, ना स्पीड कम हो रही है ना बढ़ रही है, क्या बॉडी में फिर भी एक्सेलरेशन हो सकता है? एक बच्चा कहता है हो सकता है। हाँ, मतलब आम दिमाग तो यही कहेगा कि नहीं हो सकता, क्योंकि जब एक्सेलरेशन इज रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, ये मिस कर गए ना आप। तो अगर वो 20 मीटर पर सेकेंड से चल रहा है पर वो अपनी डायरेक्शन अगर लगातार बदल रहा है, तो मतलब वेलोसिटी बदल रही है। वेलोसिटी में केवल मैग्नीट्यूड मैटर नहीं करता, डायरेक्शन भी मैटर करती है, सही बात है। तो दिशा का परिवर्तन भी एक्सेलरेशन है, सही बात है। तो एक चीज तो ये याद रखना कि सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन जो है वो सर्कुलर पाथ में घूमती हुई बॉडी की वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड नहीं बदलता, मात्र उसकी डायरेक्शन बदलता है, उसकी दिशा बदलता है, सही बात है। सेंट्रीपिटल, वैसे दो वर्ड होते हैं, एक सेंट्रीपिटल और एक सेंट्रीफ्यूगल। बहुत अच्छे। पिटल का मतलब आपको बताया था लविंग,
सेंटर से प्यार करने वाला तो टूवर्ड सेंटर, और फ्यूगल मतलब हेटिंग, नफरत करने वाला तो अवे फ्रॉम द सेंटर, राइट ना? ठीक है, तो ये एक सर्कुलर पाथ है, ठीक है, बोलो। हाँ, इसमें कोई भी दो रैंडम पॉइंट सेलेक्ट, इसमें ही एक बॉडी घूम रही है आप, और यूनिफॉर्म वेलोसिटी से घूम रही है, यूनिफॉर्म स्पीड से घूम रही है। सर्कुलर पाथ में यूनिफॉर्म वेलोसिटी से कैसे घूम लेगी, क्योंकि डायरेक्शन तो बदलेगा। कहाँ जा रहे हो? बैठ जाओ, वहीं बैठ जाओ। ठीक है, अब अगर कोई बॉडी सर्कुलर पाथ में घूम रही है और मैं आपसे पूछूं, अच्छा क्लॉकवाइज घूम रही है, आपको डायरेक्शन बता दी मैंने, इस पॉइंट पे बॉडी की डायरेक्शन क्या होगी? क्लॉकवाइज। किसी भी पॉइंट पे बॉडी की डायरेक्शन उस सर्कुलर पाथ पर टेंजेंट होती है, टेंजेंशियल होती है। आई बात समझ में? मतलब बॉडी की जो वेलोसिटी है वो इस तरफ है, अब सेंटर की तरफ एक फोर्स लग रहा है और उस फोर्स की वजह से एक एक्सेलरेशन आ रहा है, जिसी को हम सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन बोल रहे हैं। ये जो एक्सेलरेशन है ना, ये इसकी वेलोसिटी की डायरेक्शन बदल देता है अगले ही पॉइंट पे। जैसे ही आप यहां से यहां होगे, डायरेक्शन यहां से यहां हो जाएगी, इस टेंजेंट के अलोंग हो जाएगी, मतलब इस पे भी परपेंडिकुलर, यहाँ पे भी परपेंडिकुलर। फिर बॉडी अगले पॉइंट पे पहुंचेगी, वो डायरेक्शन ये हो जाएगी। तो मतलब सेंट्रीपिटल जो एक्सेलरेशन है वो हर पॉइंट पे बॉडी की डायरेक्शन को पलटने का काम कर रहा है। पलटने मतलब चेंज करने का काम कर रहा है, टेंजेंशियल करने का काम कर रहा है। समझ रहे हो ना बात को? हाँ, मेन काम इसका यही है। आप किसी भी पॉइंट पे इसको खत्म कर दो, बॉडी इसी के अलोंग चली जाएगी सीधा। अगर कोई ऐसे सर्कुलर पाथ में घूम रही है, पत्थर आपने रस्सी से बांध के घुमा रहे हो और रस्सी टूट गई, जिस भी पॉइंट पे टूटेगी उसी के टेंजेंट के अलोंग निकल लेगी वो बॉडी। ऐसा होगा ना? ऐसा होगा, होना तो चाहिए। चलो हटा दें इसे अब। आगे तो एक बॉडी है जो इस सर्कुलर पाथ में घूम रही है, ठीक है, वो किसी इस लोकेशन से इस लोकेशन पे आ जाती है डेल्टा टी टाइम में। कितने टाइम में? इस लोकेशन को हम कह रहे हैं P और इस लोकेशन को कह देते हैं Q। ओके, जब बॉडी P पर है तो वेलोसिटी वेक्टर इस तरफ, जब बॉडी Q पर है तो वेलोसिटी वेक्टर इस तरफ, अलोंग द टेंजेंट। टेंजेंट बनाना आता है आपको, पॉइंट को इससे मिला दो, ये रेडियस होगा, मतलब ये भी R है और ये भी R है, राइट है? एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ कर लो आप, इस एंगल को कह लो थीटा, इसे भी कह लो थीटा, तो पूरा एंगल 2 थीटा। सही बात है? बहुत अच्छे। अब अगर बॉडी की वेलोसिटी इस तरफ है, मतलब आपको पता है वो इधर भी जा रही है और ऊपर भी जा रही है, राइट है ना? कंपोनेंट बनाने आते हैं हमें। अच्छा, ये एंगल अगर थीटा है तो मैं कह रहा हूं ये एंगल भी थीटा होगा। समझ गए? या बताना पड़ेगा? लग रहा है बताना पड़ेगा, है ना? इसको आगे कंटिन्यू कर दो तो यहाँ एक राइट एंगल बनेगा। अरे बोलो, ये 90 है थीटा, तो ये वाला एंगल 90 माइनस थीटा, सही है? रेडियस पे टेंजेंट परपेंडिकुलर, तो अगर ये पूरा 90 है और ये 90 माइनस थीटा है, तो ये कितना? 90 माइनस 90 माइनस थीटा। तो ब्रैकेट ओपन करोगे तो क्या आएगा? 90 माइनस 90 प्लस थीटा, 90 90 कैंसिल, थीटा बच गया। सही है? तो मतलब अगर ये इस तरफ चल रहा है V से, तो ये एंगल हो गया, ये वाला कंपोनेंट हो गया V cos थीटा, और यहां पर भी कंपोनेंट फॉर्म होंगे, ये थीटा तो ये भी थीटा। अब खुद देख लेना, ठीक है, कैसे होगा। और यहां पर भी ये वेव वेलोसिटी से चल रहा है, तो V cos थीटा और V sin थीटा। समझ रहे हो? निकालना क्या है?
सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। सही बात है। ओके आओ देखो करते हैं। अभी जो जो पता है वो लिख लो। एक हमें पता है कि एंगल कितना बन रहा है, 2 थीटा ना, एंड थीटा इज इक्वल्स टू L बाय आर, आर्क अपॉन रेडियस। तो आर्क कितनी, मैं सीधा लिख देता हूं, आर्क ऑफ पी क्यू अपॉन में रेडियस आर। समझ गए? थीटा इज इक्वल्स टू दिस आर्क और अपॉन रेडियस। सही है, इसे इक्वेशन 1 मान के छोड़ देते हैं अब। एक चीज और, स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, वो भी लगा सकते हैं। डिस्टेंस कितना कवर हुआ है, आर्क ऑफ पी क्यू, और टाइम कितना लगा है, क्या ये बराबर होगा v के? सेकेंड इक्वेशन छोड़ दें। ओके एक मिनट, ठीक है आगे देखो। एक्सेलरेशन फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन में चेंज होने का टाइम। सही बात है, इधर ध्यान। फाइनल वेलोसिटी की वैल्यू कितनी बोलोगे, v। इनिशियल की कितनी, v। अरे नहीं, आप क्या निकाल रहे हो, आप निकाल रहे हो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। सही बात है ना? तो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन क्या करता है, डायरेक्शन चेंज करने का काम करता है। हम देखते हैं कि यहां से जब बॉडी यहां पहुंची तो कॉस कंपोनेंट की डायरेक्शन तो चेंज हुई नहीं है। कॉस कंपोनेंट पहले भी इधर था, अभी भी इधर है। मतलब आपका जो सेंट्रीपिटल फोर्स है वो साइन कंपोनेंट पे एक्ट कर रहा है। सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, साइन कंपोनेंट 180 डिग्री से पलट गया। सही बात है ना? तो जहां वेरिएशन है उसे काउंट करेंगे आप। सही है। फाइनल कितना, v साइन थीटा माइनस इनिशियल कितना, माइनस v साइन थीटा। डायरेक्शन भी ना बहुत अच्छे, तो सीधा प्लस कर दें अपॉन में, क्या ये 2v साइन थीटा हो गया, अपॉन में डेल्टा t। क्या यही है एक्सेलरेशन? तो आंसर है यही है एक्सेलरेशन। सही है। डेल्टा टी की वैल्यू इक्वेशन नंबर 2 से निकाल के पुट कर दो। इक्वेशन नंबर 2 से डेल्टा टी सेपरेट करो, कितना आएगा, आर्क ऑफ पी क्यू अपॉन में v। सही है। हाँ, तो फ्रॉम इक्वेशन 1 वहां से पुट कर रहा हूं मैं डेल्टा टी की वैल्यू, तो क्या हो जाएगा वो 2v साइन थीटा अपॉन आर्क ऑफ पी क्यू अपॉन v ना, ऐसे कर दे, v स्क्वायर लगा दे, चलेगा। अब आर्क ऑफ पी क्यू की वैल्यू फर्स्ट इक्वेशन से सेपरेट कर लो। फ्रॉम इक्वेशन 1, तो 2 थीटा आर, अरे बोलो ना, 2 थीटा, तो ये हो जाएगा 2v स्क्वायर साइन थीटा अपॉन में, चलेगा? क्या कह रहे हो, थीटा कैंसिल हो जाएगा? क्या पता कोई आर्यभट्ट बैठा हो क्लास में, थीटा कैंसिल कर दे, मजा ही आ जाता अगर कर देते आप तो। सही है। देखो ये एक्सेलरेशन ओवरऑल जर्नी का है। अगर इंस्टेंटेनियस निकालना है, किसी एक पर्टिकुलर टाइम पे निकालना है, तो हम क्या करते हैं, लिमिट्स लगा देते हैं, है ना? वो फॉर्मूला भी वहीं से ही आया था। तो इंस्टेंटेनियस या फिर सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन की वैल्यू जो होगी, लिमिट्स, इसमें किसको, जीरो को अप्रोच कराओगे, यही तो करोगे ना। अगर मुझे मान लो इस इंस्टेंट पे पहुंचना है, तो मैं इस वैल्यू को कम करते जाऊंगा और यहां पहुंच जाऊंगा। तो यहां पर कम क्या कर रहे हैं आप, एंगल कर रहे हैं थीटा। तो मैं कह दूं थीटा अप्रोचेस जीरो, बोलो, अप्रोच कर रहा है जीरो को, जीरो नहीं हो सकता। जीरो के जितना पास जाएगा उतना अच्छा है, उतना आप उस इंस्टेंट पे पहुंचेंगे। पर जीरो पे पहुंच जाएंगे तो इन नॉट डिफाइन हो जाएगी वैल्यू। सही है। ये हो गया क्या, v स्क्वायर साइन थीटा थीटा आर, कुछ बाहर निकल रहा है, v तो कांस्टेंट है, v नहीं बदल रहा ना, बॉडी यूनिफॉर्म मोशन में थी, और r भी नहीं बदलेगा। आपके घूमने से r कैसे बदल जाएगा? तो बचेगा क्या, लिमिट थीटा अप्रोचेस जीरो साइन थीटा अपॉन थीटा, r बाहर आ गया है, और इसकी वैल्यू होगी 1। तो हमारा सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन आ गया कितना, v स्क्वायर अपॉन
आर। ये मैथमेटिक्स का फॉर्मूला है, ध्यान रखो। लिमिट x अप्रोचेस 0 साइन x अपॉन x की वैल्यू 1 होती है। जो साइन का एंगल है अगर वही नीचे है और वही अप्रोच कर रहा है 0 को, तो ओवरऑल वैल्यू को 1 लिख सकते हो आप। तो जो साइन का एंगल है वही नीचे और वही अप्रोच कर रहा है 0 को, तो इसकी वैल्यू 1 लिख सकते हैं हम। ठीक है, ये हो गया सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। और अगर फोर्स निकालना हो तो वो भी निकाल लेंगे। सेंट्रीपिटल फोर्स की वैल्यू कितनी होगी? मास इंटू सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, तो m v स्क्वायर बाय आर। नहीं आई बात समझ में? इजी है, कर दो प्रिंट। देखो ये तो बात हो गई यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन की, सही बात है। अब अगर नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन हो तो क्या होगा? तो बॉडी चलते हुए अपनी स्पीड बदलेगी। मतलब तब ये होगा कि यहां पर अगर बॉडी v से चल रही थी तो वहां पर वेलोसिटी v तो नहीं होने वाली, कम भी हो सकती है, बढ़ना कम होना कुछ भी होना, सही बात है ना। तो नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के अंदर दो एक्सेलरेशन आ जाते हैं। सेंट्रीपिटल तो है ही है क्योंकि डायरेक्शन बदल रही है तो सर्कुलर मोशन ही, साथ साथ एक और एक्सेलरेशन आ जाता है जिसको बोलते हैं हम टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, जो हर पॉइंट पर लग के बॉडी के वेलोसिटी को चेंज कर रहा होता है। सही बात है। जैसे अभी ये पंखा यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में है, बटन बंद कर दो थोड़ी देर में नॉन यूनिफॉर्म में हो जाएगा ये, इसकी वेलोसिटी लगातार कम होगी। जब ऑन करोगे तो फिर वेलोसिटी लगातार बढ़ रही होगी। तो मतलब जब ये चल रहा है ऑन करने के बाद और ऑफ करने के बाद, इन दोनों समय में, समझ रहे हो ना, जब तक ये यूनिफॉर्म वेलोसिटी गेन नहीं कर लेता तब तक इस पे टेंजेंशियल और सेंट्रीपिटल दोनों एक्सेलरेशन काम कर रहे हैं, है ना। तो अगर बॉडी नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में, ऐसे करो डाल ही दो टॉपिक नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। तो ये सर्कुलर पाथ है। किसी भी इंस्टेंट पे जो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन होगा वो तो टुवर्ड्स द सेंटर लगेगा और टेंजेंशियल एक्सेलरेशन इस तरफ लगेगा। तो इनका कुछ रिजल्टेंट भी आएगा, रिजल्टेंट एक्सेलरेशन। और मान लो कि ये कितने एंगल पर है? रिजल्टेंट बीटा पर है। रिजल्टेंट की डायरेक्शन हमें निकालनी होती है, सही है। तो जो ए आर है वो एक्चुअली में क्या है? वो ए टी प्लस ए सी है, सही बात है। रिजल्टेंट ऐसे तो निकालते हैं हम, इस वेक्टर को यहाँ पे शिफ्ट कर दो और अगर रिजल्टेंट की वैल्यू निकालनी है तो यहाँ पर क्या होगा? ए आर कितना होगा? अंडर रूट ऑफ इसके मैग्नीट्यूड का स्क्वायर और इसके मैग्नीट्यूड का स्क्वायर। बाकी आपको पता है 2a1 a2 cos थीटा वो वाला पार्ट तो जीरो हो जाएगा बिकॉज इसके और इसके बीच का एंगल 90 है, cos 90 0। रिजल्टेंट का फॉर्मूला याद है? भूल गए? हाँ ठीक है। तो ये रिजल्टेंट निकालने का तरीका हो गया। डायरेक्शन भी निकाल सकते हैं, बिल्कुल निकाल सकते हैं। tan बीटा लगा दो यहाँ पे, तो p बाई बी मतलब कि ए टी अपॉन ए सी। ठीक है, थोड़ा सा लिख लो ये भी। अभी के लिए इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। सभा स्थगित करते हैं।